अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरीम नवाज़। आज तारीख़ 4 फरवरी 2026 है और 4 ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अरशद शरीफ के मुकदमे को वफ़ाक़ी आइनी अदालत ने अपने क़याम के फ़ौरन बाद ही बंद कर दिया। इस मुकदमे में नामज़द कुछ ऐसे किरदार थे जिनकी मौजूदगी में इस मुकदमे का चलना पाकिस्तान में मौजूदा हालात में वैसे ही नामुमकिन लगता था। इस मुकदमे में कौन-कौन से किरदार मरकज़ी रहे और उन्होंने किस तरह से इससे फ़रार इख्तियार किया, और इनमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो शायद आपको हीरोज़ लगें, लेकिन एक्चुअली उन्होंने भी अरशद शरीफ के मुकदमे से अपना दामन बचाया और उन ताकतवरों को सर्व ही किया जो कि मौजूदा वक़्त में भी काबिज़ हैं। तो उनसे मुतालिक हम बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस से मुतालिक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त पर समाअत हुई और उसमें जो पेशरफ्त हुई उससे आपको आगाह करूँगी। तीसरी जो हम गुफ्तगू करेंगे वो इमरान खान की सेहत से मुतालिक होने वाली पेशरफ्त है। अपोज़िशन से एक और जो है वो मुलाकात होने का इम्कान है हुकूमत का, और इसको बहुत सारे लोग मुज़ाकरात का नाम दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ बोलने वाले जो फोर्सेस हैं वो मुसलसल इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि इमरान खान अब रिहा नहीं होंगे। और चौथी हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद मुंशजिस जो कि इस वक्त 3-4 ही रह गए हैं, क्या उनके जो है वो इस्तीफ़ों का इम्कान है? आज इससे मुतालिक इंदिया दिया गया है। रमज़ान में कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं, इससे मुतालिक खबर आपको दूँगी। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं अरशद शरीफ के केस से मुतालिक। आपको याद होगा साल 2023 था और तारीख़ जो है वो 23 अक्टूबर थी, जब एक अंधनाक किस्म की जो है वो खबर सामने आई 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी शब के जो सीनियर एंकर पर्सन हैं एआरवाई से मुंसलिक, और वो मुल्क बदर थे और उन्होंने वो पाकिस्तान से गए भी इसलिए थे कि उनकी जान को खतरा था अरशद शरीफ, उनका कत्ल कर दिया गया है। पहले कहा गया कि कार एक्सीडेंट में, एआरवाई ही ने खबर चलाई कि कार एक्सीडेंट में अरशद शरीफ चल बसे हैं, और जब बाद में तफसीलात सामने आई तो वो बहुत खौफनाक थी। अरशद शरीफ को सिर्फ कत्ल नहीं किया गया था, तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। और उसके बाद अरशद शरीफ की जो मैयत थी वो इस्लामाबाद आई। इस्लामाबाद में जो एक बड़े जो है वो बहुत बड़ा उनका जनाजा भी हुआ, और उसके बाद अदालत में ये मामला 2 महीने बाद टेकअप हुआ। मुझे आज भी याद है 4 दिसंबर 2023 थी और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सू मोटो लेकर 6 दिसंबर के लिए उस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया था, और उसके बाद जब पहली समाअत हुई थी तो अदालत ने ना सिर्फ उसमें अपना जो उस वक़्त बहुत सारी दरख्वास्तें भी अदालत में आई थी, सू मोटो का भी मुतालबा था, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो सहाफ़ती बरादरी की ग्रीवेंस थी उसको एड्रेस करते हुए वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था, और फिर वफाकी हुकूमत ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी। वो वाहिद फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उस वक्त जो बनाई गई थी, 2 अफसरान पर मुश्तमिल। एक का ताल्लुक गालिबन एफआईए से था और दूसरे का ताल्लुक जो था वो आईबी से था। उन दोनों अफसरान ने केन्या में जाकर वहाँ की हुकूमत, वहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री थी, किस तरह से अरशद शरीफ यहाँ से ट्रेवल करके, पाकिस्तान से ट्रेवल करके जो है वो दुबई गए, दुबई में वहाँ पर आईएसआई के ऑफिशियल्स उनके पीछे पड़ गए, उनके नाम तक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में मेंशन थे। और वो पीडीएम का दौरे हुकूमत था कि जब अरशद शरीफ को पाकिस्तान से पेशावर हाई कोर्ट के थ्रू सॉरी पेशावर एयरपोर्ट के थ्रू जो है वो दुबई जाना पड़ा। दुबई में वो मुकीम थे, वहाँ पर आकर के उनको किसी ने बताया कि जी आईएसआई के ऑफिशियल्स जो है वो आपके पीछे हैं, तो आप किसी महफूज जगह पे चले जाएं, क्योंकि जो यूएई की गवर्नमेंट है उसको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लिखा गया था कि वो अरशद शरीफ को पनाह ना दें। उसके बाद अरशद शरीफ बजाय इसके कि वो किसी सेफ जगह पर जाते, यूके जाते, यूएस जाते, उन्होंने उनके लिए कीनिया में इंतजामात किए गया, और इसमें नाम एआरवाई के मालिक सलमान इकबाल का भी आया। बार बार ये तस्करा होता रहा, और फिर ये जो है वो सवालात होते रहे कि कैसे कैसे किसने मजबूर किया। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो बहुत सारे राजों से पर्दा उठा रही थी। अगर उसको डिस्कशन में ला के अरशद शरीफ के केस की तहकीकात को आगे बढ़ाया जाता, हुकूमत पाकिस्तान से लेकर के जो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत है, और फिर केन्या में जो कत्ल की ट्रेजेक्ट्री थी वो ये बयान कर रही थी कि जो बताया जा रहा है असल कहानी वो नहीं है, केस मिस्टेकन आइडेंटिटी का नहीं है, बल्कि अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पर टॉर्चर करके कत्ल किया गया था। जो गोली उनके जिस्म में लगी थी, एक खास तौर पे उनकी जो कमर की गोली थी, उसकी ट्रेजेक्ट्री तो जो है वो क्लियर एक गाड़ी से नजर आई थी, लेकिन उनके दीगर जो जिस्म के हिस्सों के ऊपर लगने वाली गोलियां थी, उनके ऊपर गाड़ी के अंदर से जो है वो उनकी क्रॉसिंग और जो सुराख है वो नजर नहीं आ रहे थे। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता था कि अरशद शरीफ को जो है वो गाड़ी में मिस्टेकन आइडेंटिटी के मामले पर ऐसे कत्ल किया गया कि उनके बराबर बैठे जो उनके वहाँ के होस्ट थे खुरम और जिशान, उनमें से खुरम को एक खराश भी नहीं आई है, लेकिन अरशद शरीफ जो है वो इस तरह से उनकी लाश मिली। जब पाकिस्तान भी वो पहुंची, पोस्टमार्टम यहाँ पर भी हुआ, तो उनके नाखून नहीं थे, उनके सर, मुंह और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात थे। कहानी तो सुराग लगती उनके होस्ट
खुर्रम और वकार, और फिर उनकी जो उनमें से वकार की अहलिया थी उन तक भी जाती थी, जो कि केनिया इंटेलिजेंस के अंदर थी। तो बहुत सारी कहानियां थी उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर। लेकिन जब वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इस अदालत जिसके अहाते में मैं बैठी हूँ, उसके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ 4 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जिसमें गालिबन जस्टिस जमाल मंतुखिल थे या नहीं, आई कैन नॉट कंफर्म, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है वो उस बेंच के अंदर थे। और उनके सामने जब वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई थी, उस वक्त वजीर दाखिला हुआ करते थे राना सनाउल्लाह पीडीएम के दौर में। तो जब वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट रखी गई तो बेंच के ऊपर थरथरी तारी हो गई, और फिर इस बेंच ने उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को, जो कि बहुत सारे सुराग जो है वो लगा रही थी कि कत्ल कैसे, कहाँ, कब हुआ, उसको ना छुआ, ना उसको जो है वो आगे बढ़ने दिया, बल्कि उसको मुस्तरद कर दिया। तब से, यानी साल 2023 के एंड की, साल 2022 की ये बात है, सॉरी, और साल 2023 के आगाज में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हुई। तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट साल 2023 में रिजेक्ट होती है, और साल 2023 से लेकर आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हम साल 2026 के फरवरी में बैठे बात कर रहे हैं, और अभी तक जो तहकीकात हैं वो आगे नहीं बढ़ सकी। उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद जब जब हुकूमत पाकिस्तान ने राब्ता करने की कोशिश की, नहीं राब्ता हो सका, और यहाँ तक कि जो अरशद शरीफ की दूसरी अहलिया है जवेरिया सिद्दीक, उन्होंने जो केन्या में केस किया, वहाँ वो केस जीती भी, लेकिन उस केस में भी जो मुलविस एहलकार थे उनको वहाँ की हाई कोर्ट्स ने भी जो है वो बरी किया। और फिर ये डिस्कशन भी आई कि केन्या और पाकिस्तान में अब जो हालात हैं वो बड़े मुमासलत रखते हैं, लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा है, अदालतें कंट्रोल्ड हैं। और फिर दयारे गैर तक अरशद शरीफ को पहुंचाया किसने, पाकिस्तान में उन्होंने किस किस को खत नहीं लिखे थे, तो उस वक्त के सदर आरिफ अलवी को लिखे थे, उमर अता बंदयाल को एज अ चीफ जस्टिस लिखे थे, क्यों उनकी दादरसी नहीं की गई, बहुत सारे सवालात थे, लेकिन उनके जवाबात नहीं दिए गए, क्योंकि ताकतवरों की गर्दन उसमें पकड़ी जाती है। आप ये देखिए कि अरशद शरीफ की वालदा जो रिफत आरा अलवी हैं, उनका इंतकाल अक्टूबर 2025 में हो गया, और वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की मतलाशी ही रही। या और अरशद शरीफ से बहुत कुर्बत थी जो मौजूदा आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं उनकी, और यहाँ तक के कुर्बत थी कि अभी वो जब आर्मी चीफ थे तब भी वो अरशद शरीफ की वालदा की अयादत तक के लिए गए थे। और अरशद शरीफ कोई आम सहाफ़ी नहीं थे, वो सहाफ़ी थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से, मिलिट्री से बहुत ज़्यादा कुर्बत रखी है। इस हद तक कुर्बत थी कि उनकी अपनी फैमिली, चूँकि बहुत ज़्यादा जो है वो उनके मिलिट्री बैकग्राउंड था, और उसके अलावा अरशद शरीफ ने शहीदों के मामले पर इतना काम किया था कि फ़ौज के अंदर उनकी फ़ेवर में सेंटिमेंट्स बहुत थे। फिर अवाम पाकिस्तान ने बहुत रिएक्ट किया, लेकिन आखिर में वफाकी आईनी अदालत ने अपने क़याम का मकसद पूरा करते हुए ना सिर्फ अरशद शरीफ का केस गुज़िश्ता रोज़ बंद कर दिया, बल्कि जस्टिस आमिर फारूक ने उसके अंदर बेतुकी वजूहात दी हैं। यानी जो वजूहात वो आज दे रहे हैं, ये वजूहात तो पिछले 4 साल से वैलिड थी। यानी ये कि हुकूमत पाकिस्तान और केन्या के दरमियान में एक ताल्लुक है, वो ताल्लुक कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए अदालत मोहतात है, और अदालत ऐसे अहकामात नहीं देना चाहती जब 2 ममालिक का जो है वो दोस्ताना ताल्लुक ख़राब हो सके। सेकेंडली वो ये कहते हैं कि जी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के मामले पर जो बामी कानूनी ताउन होता है 2 मुल्कों के दरमियान में, उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान तहकीकात कर रही है। ये सवाल अदालत ने आज तक नहीं पूछा कभी भी कि जी 3.5 साल हो रहे हैं, अभी तक अरशद शरीफ के केस का कोई सिरा पकड़ ही क्यों नहीं पाई तहकीकात। और फिर पाकिस्तान के अंदर उनकी वालदा ने जो एफआईआर की दरख्वास्त की थी, जिसमें आर्मी चीफ थे उस वक्त के जनरल बाजवा, उसके अलावा जो उस वक्त के मुख्तलिफ किरदार थे, उस वक्त के आईएसआई चीफ जनरल नदीम अंजुम, उसके अलावा नवाज शरीफ समेत जितनी हुकूमती शख्सियात थी उनको नामजद किया उन्होंने, आज तक वो एफआईआर ना कटी। और फिर आप ये देखिए कहानी और जो किरदार है वो ये देखिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने खड़े होकर अदालत के रूबरू ये मुखालफत कर दी कि बतौर वकील अरशद शरीफ की वालदा के कि अदालत किसी भी किस्म की फैक्ट फाइंडिंग टीम या किसी भी किस्म की तहकीकाती टीम बनवा नहीं सकती। तो आमिर फारूक साहब उस शौकत अजीज सिद्दीकी की उस एक जो उनकी मारूजात है उनमें से एक का सहारा लेते हुए पूरे केस को गुज़िश्ता रोज़ बंद कर देते हैं, और साथ में वो ताज़ियत करते हैं कि जी हम अवाम पाकिस्तान के गम में बराबर के शरीक हैं, तो हम जो है वो सहाफ़ती बरादरी के गम में बराबर के शरीक है। सर, हमें आपकी ताज़ियतें नहीं चाहिए। एक सहाफ़ी चला गया दर्जनों के साथ, उसके बाद भी इस्तेहसाल हो रहा है, लेकिन अदालतें उस पर आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठी है। करना तो उन्होंने कुछ नहीं था, लेकिन हम सबको पता है कि अगर अरशद शरीफ का खून इस तरह से रायगा जाएगा, अगर अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप में, हम जैसे आम लोगों को भी इंसाफ नहीं मिल सकता। अरशद शरीफ वाज ब्लू आइज ऑफ सो मेनी पीपल, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने सच बयान करना शुरू किया, जब उन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया, जब उन्होंने वो कहना शुरू किया जो कभी इस निज़ाम ने सोचा नहीं था, तो उसके बाद उनका जो अंजाम हुआ वो अंजाम मेरा, आपका, सबका हो सकता है। तो बहरहाल
ये उस केस की पूरी टाइमलाइन थी और इसमें बहुत सारे किरदार हैं। यानी आप किरदार ये देखिए कि जैसे सुमलता बंदयाल, सुमो टोलिया, 7 जून के 5 रुकनी बेंच के मैंने आपको नाम बताए। उसके बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपने दौर में मुकम्मल तौर पर इस केस से फ़रार इख्तियार किया और एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने उस वक़्त फ़िक्स किया जब वो मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई को रिलीफ़ दे चुके थे और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बजाए इसके कि अगर केस आपके सामने आ ही गया था, आप उसको सुन ही लेते, आप उसको आगे ही बढ़ा देते, आप उसको कहीं हुकूमत को कोई ऑर्डर ही कर देते, उन्होंने भी इस केस को ये कहकर सुनने से इनकार कर दिया कि ये केस तो जो कमेटी है 3 रुकनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसके सामने नहीं आया तो मैं सुनूंगा नहीं, और ये कहकर उन्होंने भी इस मुकदमे से अपना दामन छुड़ा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कभी बाय मेजॉरिटी इस मुकदमे को किसी बेंच के सामने काजी फरीसा के दौर में नहीं लगाया। किरदार उनका भी देखने के काबिल है। और उसके बाद आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान और फिर दीगर और फिर जस्टिस याया खान, इनके बारे में बात करके तुम्हें वक्त ज़ाया करना ही नहीं चाहती। और वफाकी आईनी अदालत ने जो गुज़िश्ता रोज़ 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया है, जिसके ना सर है ना पैर हैं, जो रिवाया जो उसके अंदर जो मुख्तलिफ जो है वो दी गई हवाले दिए गए, उन हवालाजात को मद्देनज़र रखते हुए तो बिल्कुल ये साफ नज़र आता है कि एक टास्क ये मिला है कि जहाँ जहाँ ताकतवरों की गर्दनें फंसती हैं, उन मुकदमात में वफाकी आईनी अदालत अपना किरदार निभाएगी, और वही जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोज़ी खान ने किया भी है। उसके बाद इस टॉपिक के बाद हम अगले पे चलते हैं। हम सबको पता था कि अंजाम क्या होना है, लेकिन इंशाल्लाह एक ज़ात ऊपर भी बैठी है और दौर जब तब्दील होता है तो वो होता ही है। अदालत ने ये रास्ता खुला छोड़ा है अरशद शरीफ की फैमिली के लिए कि मुस्तकबिल में कभी उनको दाद रसी उनकी ना हो सके, जो कि अब आज तक नहीं हो सकी, और सबको पता है कि ऐसा ही दौर चलता रहा तो नहीं हो सकेगी, तो वो मुस्तकबिल में कभी अदालत से रुजू कर सकते हैं। सेकेंडली, इसी किस्म की जब हम ताकतवरों की अना की बात करते हैं, उनके ताकत के बेदरग इस्तेमाल की बात करते हैं, तो ईमान वज़ारी और हादी अली चट्टा बगैर किसी जुर्म के इस वक्त जेल में बैठे हैं, अडयाला जेल में। 13 दिन हो चुके हैं, उनकी फैमिली से उनका कोई राब्ता नहीं है, उन तक एक्सेस किसी को नहीं दी गई, वो किस हालत में है, कैसे जो है वो अडयाला जेल में उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को मिलने नहीं दिया गया, वुकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी वालदा को नहीं मिलने दिया जा रहा। शीरी मज़ारी ने इस ज़िम्मन में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अपनी बेटी और अपने दामाद से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज जस्टिस अरबाब ताहिर ने इस मुकदमे पर समाअत की, और जब समाअत की तो उन्होंने शीरी मज़ारी की जो दरख्वास्त थी उसको जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन में तब्दील करके सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवा दी और कहा कि जी आप कमिश्नर रावलपिंडी या सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के पास जाएं, अगर वो आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद ना करें तो आप वापस हमारे पास आ जाए, हम आपकी दरख्वास्त सुनेंगे। हम सबको पता है कि इमरान खान ही के पैटर्न पे ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे को भी चलाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जितनी जो है वो तरीके मिलेंगे, उतने ही तरीकों से वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मामले पर जो है वो इस इन चीज़ों को ताख़ीर का शिकार करेंगे और फिर कहेंगे जी एक कानून है तो कानून का तरीक़ेकार है, इस मुल्क में कौन सा कानून है। तीसरा जो टॉपिक था हमारा वो है इमरान खान की सेहत से मुतालिक। हम सबको पता है कि इमरान खान की सेहत एक कंसर्न है, पिछले 1 हफ्ते से इस बारे में गुफ्तगू हुई। गुज़िश्ता रोज़ यानी मंगल को जब मुलाकात का दिन था, इमरान खान की बहनों या उनके वुकला को तो नहीं मिलने की इजाज़त दी गई, लेकिन बुशरा बीबी के ख़ानदान में से 2 लोगों को मिलने की इजाज़त दी गई। जब वो बाहर आए तो उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी ये कहती हैं कि इमरान खान 2 हफ्ते से मुसलसल अपनी आँख में दर्द की शिकायत भी कर रहे थे, उनको नज़र भी नहीं आ रहा था, लेकिन जो अडयाला जेल के अंदर के हुकाम हैं, उन्होंने इमरान खान की बात नहीं सुनी। फिर एक जूनियर डॉक्टर को जो है वो इमरान खान की तरफ भेजा गया। उस जूनियर डॉक्टर ने जो कि अडयाला जेल के अंदर था, उन्होंने ये जो है वो तजवीज़ दी कि इमरान खान का इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है। फिर पिम्स अस्पताल से टीम बुलाई गई, पिम्स अस्पताल की टीम ने आकर कहा कि ट्रीटमेंट यहाँ मुमकिन नहीं है, उनको पिम्स अस्पताल लाया जाए। फिर इमरान खान पिम्स अस्पताल गए, उनकी आँख में शदीद तकलीफ है, उनकी आँख ज़ाया होने का भी खदशा जो है वो इस बीमारी की वजह से हो सकता है, सीआरवीओ की वजह से। तो बहरहाल उस पर अब पेशरफ्त ये हुई कि गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की फैमिली ने आकर बताया, इमरान खान की फैमिली काफ़ी गम और गुस्से का इज़हार करी थी। अलीमा खानम साहिबा ने जो है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से ये मुतालबा किया कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करें। उनका ओहदा इस बात का मुतकाज़ी है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम करें, अदरवाइज़ वो भी वही वज़ीर आला कंसीडर होंगे जो इससे पहले भी थे। और फिर अलीमा खानम के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ किस्म के हमले कर रही हैं मिशाल यूसुफ़ज़ई, जो कि इमरान खान की ही नॉमिनी थी फॉर अ सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उनकी लड़ाई भी एक तरफ में चल रही है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ऑफिशियली ये कम्युनिकेट हुआ है कि महमूद खान अचकज़ई, जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने ख़त लिखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान की सेहत के कंसर्न के हवाले से, उनको प्रॉपर मेडिकल एक्सेस देने के हवाले से, उनको उनकी फैमिली से मिलने देने के हवाले से, एतमाद में लेने के हवाले से। और अब पेशरफ्त ये है और ख़बर ये है कि मुलाकात के लिए महमूद खान अचकज़ई को बुलाया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, प्रॉपर दावत दी गई है। राना सनाउल्लाह इस मामले में मीडिएटर बने हैं।
और इससे कबल भी जो सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उस मामले पर आसिफ अली ज़रदारी को एतमाद में नहीं लिया गया था। तो अब कहानी ये है कि वज़ीर आज़म दोबारा से अपोज़िशन से मिलना चाह रहे हैं, एंगेज करना चाह रहे हैं ताकि कोई बेहतरी आई जाए। और इसके पीछे मुझे वजूहात जो समझ आती हैं वो ये है कि डीजी आईएसपीआर ने अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मौजूदा जो हुकाम है, हुकूमत है, उसको बाइख्तियार करार दिया है। तो अब मौजूदा हुकूमत भी इस नहज पर सोच रही है कि हम जो है वो प्रॉपर्ली अपनी बाइख्तियारी इस्तेमाल करें, वरना मुस्तकबिल में हम तो खड़े होंगे अवाम के सामने कटहरे में, और ये लॉर्ड जो है वो रिटायर होकर घर चली जाएगी एस्टैब्लिशमेंट की, और हम उसी तरह से जूतियां खा रहे होंगे जैसे जो है वो अभी इस मौजूदा दौर में भी खा रहे हैं। और फिर हर कोई सवाल करेगा कि जी जनरल बाजवा के कंधों पर चढ़कर आए, फिर मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट की रजीम है उसके लिए उसके भी आगे जो है वो आपने घुटने टेके रखे, तो जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपने कभी अपोजिशन को एंगेज नहीं किया। तो कोई सियासी रास्ता निकालने की जो है वो कोशिश जरूर हो रही है। अब उसमें देखना है कि इमरान खान की सेहत को लेकर हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि ऐलान कर दिया आजम नज़ीर तारड़ ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, और जो वज़ीर मुमलिकत कानून है बैरिस्टर अकील मलिक, उन्होंने भी कि अब इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर किसी किस्म के ट्रीटमेंट के लिए नहीं लाया जाएगा। जबकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इमरान खान को जो बीमारी है सीआरवीओ, उसका इलाज अडयाला जेल में या किसी भी जेल में मुमकिन नहीं हो सकता। उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर, प्रॉपर मशीनरी, जो कि जेल में मुयस्सर नहीं होती, और ना ही वहाँ पर वो माहौल होता है कि आग जैसे इतने हसास मामले को जो है वो ट्रीट किया जा सके। आखिर में हम सिर्फ मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक टैक्स मैटर के केस के अंदर जब वकील ने उनसे ये सदा की कि आप इसको रमज़ान के बाद तक मुलतवी कर दें, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हो सकता है कि रमज़ान के बाद हम आपके साथ शामिल हो जाए, और जजेस वकला के साथ तब शामिल हुआ करते हैं जब वो इस्तीफे दे देते हैं। इससे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जिस तरह से फारिग किया गया, सवाल ये उठ रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस क्या करेंगे। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस बाकायदा तौर पर यह ऐलान करते भी नजर आ रहे हैं, इम्कान जाहिर करते भी नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि हम इस्तीफे दे दें और हम जो है वो इस निज़ाम से अलग हो जाए। यानी आप इस निज़ाम की पस्ती का आलम ये देखिए कि एक भी आज़ाद जज इस निज़ाम के साथ ना चलना चाहता है, ना काम करना चाहता है, और ना ही जो है वो अब अपनी नशिस्तों पर रहना चाहते हैं। और ताकतवर जो हैं वो हर दिन अपनी ताकत को मज़ीद जो है वो अपने पास संभाले चले जा रहे हैं और अपनी ताकत का इज़हार करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि ताकत का इख्तियार जब बेदरेग हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए, तो वो जो है वो घटना शुरू हो जाती है, और ज़ुल्म भी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो मिटना शुरू हो जाता है। ये कुदरत का असूल है, ये मेरा आपका बनाया असूल नहीं है। तो बहरहाल देखना है कि मामलात किस नहज से जाकर वापस आएंगे, क्योंकि इमरान खान के मुखालिफिन तो रोज़ाना ये बात कहते नजर आते हैं कि जी अब तो तय कर लिया है फ़ौज ने या एस्टैब्लिशमेंट ने कि अब किसी भी सूरत इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, इमरान खान की रिहाई का साल 2040 तक कोई इम्कान नहीं है। और बार बार इस बात के ऊपर जो है वो स्टैंप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि दूसरी जानिब कुछ हल्के ये समझते हैं कि इमरान खान को डील की ऑफर भी है, इमरान खान उसे कबूल नहीं कर रही, ये एक अलग बात है। और जो बाकी तमाम तर लोग हैं या जुडिशरी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जजों ने क्या किरदार अदा किया, वकला ने क्या किरदार अदा किया। वो कहते हैं कि जो चेंज आना है वो सियासी तौर पर ही आएगा, हम वो चेंज ला नहीं सकते। और अवाम पाकिस्तान को भी किसी लीडर की ज़रूरत है, लीडर के बगैर कोई कैसे बाहर निकल सकता है, ये देखना है हालात किस नहज पर पहुंचेंगे, रमज़ान के बाद की सिचुएशन क्या होगी। राइट नाउ जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, अपना कीमती फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह नेगहबान।